हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। बच्चों कैसे हो और आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था हमारा 12th लेसन जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी तीन लेक्चर ऑलरेडी बना रखे हैं और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर्स में मैंने आप लोग क्या पढ़ाया था? मैंने आप लोग को C3 प्लांट्स के बारे में पढ़ाया था। C3 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल चलती है, कैसे कैसे साइकिल चलती है, और उसके अंदर मैंने एक प्रॉब्लम बताया था कि अगर बहुत ज्यादा लाइट हो, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट हो जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो जिसके वजह से जो प्लांट्स होता है ना वो बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन करने लगता है। अब वो ट्रांसपिरेशन ना हो, ठीक है, वो ट्रांसपिरेशन ना हो, इसके वजह से प्लांट्स क्या कर देते हैं? अपना स्टोमेटा बंद कर देते। अब स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो जो अपना CO2 है वो भी बाहर नहीं जा, अंदर नहीं आ पाएगा और ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाएगा। सही है, तो जिसकी वजह से एक प्रोसेस होती है जिसका नाम था दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। ये मैंने हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था। सही है, तो मैंने आप लोगों को बताया था उसी लेक्चर के लास्ट में कि कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं C4 प्लांट। ठीक है, C4 प्लांट्स क्या करते हैं? वो अपने आप को कुछ ऐसा मॉडिफाई कर चुके हैं। ठीक है, C4 प्लांट जो है वो खुद को ऐसा मॉडिफाई कर चुके हैं कि उनके अंदर फोटो रिडक्शन होती नहीं है। सही है, मैंने आप लोगों को फोटो रिडक्शन बताया था, बहुत खराब प्रोसेस है। तो ऐसा उन्होंने खुद को क्या कर लिया है? मॉडिफाई कर लिया है, जिसके वजह से उनके अंदर कोई भी फोटो रिडक्शन वाली चीजें नहीं होती। तो ऐसा क्या किया उन लोग ने अपने अंदर, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और फिनोमेना डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कैम प्लांट। ठीक है, कैम क्या होता है, उनकी भी प्रॉब्लम हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो जल्दी से डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर के ऊपर। बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट उसके ऊपर आ रहे हैं, बहुत सारे क्विजेस उसके ऊपर आ चुके हैं आपके क्लास के भी, तो जाओ उसको अटेंड भी करो। ठीक है, क्विजेस को अटेंड करो फटाफट जाके JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और अच्छे अच्छे रेटिंग भी दे देना प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, ऑल्सो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मेरे से कोई भी डाउट है वो डायरेक्टली पूछना चाहते हो, तो डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको कोई फीडबैक देना तो वो भी आप वहां पे आके कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया? सो आओ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना है C4 प्लांट के बारे में कि C4 प्लांट्स ने ऐसा क्या अपने अंदर मॉडिफिकेशन किया है कि उनके अंदर अब फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रही है। याद है जो C3 प्लांट्स थे उनके अंदर क्या था? उसके अंदर नॉर्मली RUBP था। ठीक है, RUBP क्या करता था? CO2 को क्या करता था? कैप्चर करता था और कन्वर्ट हो जाता था एक कंपाउंड में जिसको हम लोग बोलते थे PGA। सही है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिटाल्डिहाइड, इसको ये था ना उसका नाम। तो उसके बाद वहां से क्या बनती थी? ग्लूकोज बनती थी। अब देखो, प्लांट्स को ग्लूकोज बनाना ही है, प्लांट्स किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खा सकते, उनको खुद का ग्लूकोज बनाना ही पड़ेगा। तो अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं C4 प्लांट्स। इन्होंने क्या किया है? खुद के अंदर कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करवाया जिसकी वजह से फोटो रिडक्शन नहीं होती। अब फोटो रिडक्शन मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आओ देखते हैं इनके। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वन लीफ, ये एक लीफ है। ठीक है, इस लीफ को मैंने यहां से ऐसे कट कर दिया। ठीक है, ये जो लीफ है इस लीफ को मैंने ऐसे क्या कर दिया? ऐसे कट कर दिया। और अब मैं इनके अंदर देख रहा हूं कि इनके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। तो देखो फॉर एग्जांपल यहां पे बनाते हैं अपन, दिस इज द लीफ। ठीक है, ये आपका लीफ का ट्रांसफर सेक्शन है। दिस इज द लीफ का ट्रांसफर सेक्शन, ऐसे मैंने कट कर दिया लीफ को। सही है, अब इसके अंदर मुझे कौन कौन सी चीजें देखने मिलेंगी? सब लोगों को पता है कि हमारे प्लांट्स के अंदर कुछ बंडल सेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम, जिनका फंक्शन क्या होता है? फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो फॉर एग्जाम्पल दिस येलो वन, ये जो येलो कलर का मैंने बनाया ना, दिस इज अवर फ्लोएम। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज फ्लोएम। तो इस फ्लोएम के बाजू बाजू, ठीक है, C4 प्लांट्स के अंदर, ध्यान से सुनो, C4 प्लांट्स के अंदर इस फ्लोएम के बाजू बाजू एक टाइटली अटैच्ड सेल प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनो, इस फ्लोएम, फॉर एग्जांपल दिस इज फ्लोएम, मैंने यहां पे इसको नेम कर देते, चलो फ्लोएम। ठीक है, सो इस फ्लोएम के साइड में, ठीक है, इस फ्लोएम के साइड में फॉर एग्जांपल यहां पे, ठीक है, एक टाइटली अटैच्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? टाइटली अटैच सेल्स प्रेजेंट होंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था C3 प्लांट्स के अंदर, तो C3 प्लांट्स के अंदर कौन सा सेल प्रेजेंट होता था? मीजोफिल सेल। पूरे प्लांट्स के अंदर मीजोफिल सेल ही प्रेजेंट होता था, लेकिन इनके अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ सेल। व्हाट वी कॉल दिस सेल एज अ बंडल शीथ सेल। ठीक है, इन सेल्स इन पे क्या प्रेजेंट होगा? बंडल शीट सेल, और जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा टाइटली अटैच होते हैं। साथ ही साथ इनकी ये जो कवरिंग होती है ना, ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की जो कवरिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, जिसके वजह से इसके अंदर कोई भी गैस एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, जिसके वजह से इसके अंदर कोई भी गैस एंटर नहीं कर सकती। और इसके बाजू बाजू में हमारे वही प्यारे से मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगे जो C3 प्लांट्स में भी थे।
ठीक है, C3 प्लांट्स में भी सेल्स थे, वही मेसोफिल सेल यहाँ पे भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे एक नए सेल्स यानी बंडल शीथ सेल को डालने के बाद ऐसा क्या हो जाएगा इस C4 प्लांट्स के अंदर कि भैया इनमें फोटो रेस्पिरेशन हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगी, वही हम लोग आओ थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि C4 प्लांट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। दिस इज अवर फ्लोएम, फ्लोएम के आसपास क्या होंगे, एक टाइटली पैक्ड सेल प्रेजेंट होंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल, और बंडल शीथ सेल के बाजू बाजू हमारे नॉर्मल वाले मेसोफिल सेल तो प्रेजेंट होंगे। समझ में आया, ठीक है, मेसोफिल सेल्स, दीज आर आवर मेसोफिल सेल्स। तो अब देखो इनके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है वो थोड़ा सा आ जाओ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अवर बंडल शीथ सेल, ये मैंने आप लोग का एक बंडल शीथ सेल बनाया है और इसके बाहर क्या रखा हुआ है हमारा, मेसोफिल सेल। ठीक है, दिस इज द मेसोफिल सेल। समझ में आ रही बात। C3 प्लांट्स में क्या था, सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल था, इसीलिए उनके अंदर क्या हो जा रही थी, फोटो रिडक्शन हो जा रही थी। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं क्या करूंगा, इस बंडल शीथ सेल के अंदर RUBP डाल दूंगा। ठीक है, इस बंडल सेल्स के अंदर क्या डाल दूंगा, RUBP डाल दूंगा। मतलब अगर मुझे डार्क रिएक्शन करनी है तो मुझे कहां करनी पड़ेगी, वो बंडल शीथ सेल में करनी पड़ेगी, क्योंकि RUBP कहां प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल में। ठीक है, इसके ऊपर एक एंजाइम लगेगा रुबिस्को, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो PGA में। ठीक है, ये नॉर्मल हम लोग C3 प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं, नॉर्मल यही वाली प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाली नॉर्मल प्रोसेस होती है C4 प्लांट के अंदर भी। ध्यान से सुनो, C4 प्लांट के अंदर भी C3 साइकिल चलती है, क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल ही चलेगी, लेकिन इसका नाम C4 प्लांट क्यों रखा गया वो अभी हम लोग को समझ में आएगा। देखो इसके अंदर होगा क्या, देखो ये जो इसकी जो कवरिंग होगी, ठीक है, इस बंडल शीथ सेल की जो कवरिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा मोटी होगी। क्यों भैया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी दूसरे गैस को हमको एंट्री नहीं देना है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी दूसरे गैस को हम लोग को एंट्री नहीं देना है। तो अगर इसके अंदर कोई भी दूसरा गैस नहीं आएगा तो इसका मतलब O2 अंदर नहीं घुस पाएगा। तो अगर O2 अंदर नहीं जा पाएगा इसका मतलब यहां पे फोटो रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। फोटो रेस्पिरेशन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना, सिंपल सी बात है। अगर O2 नहीं आ रहा है तो फोटो रेस्पिरेशन इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोग अभी पूछोगे कि सर अगर O2 अंदर नहीं आ पा रहा है तो CO2 भी तो नहीं आ पाएगा। अगर O2 नहीं आ पाएगा तो CO2 भी नहीं आ पाएगा। तो अगर CO2 नहीं आएगा तो RUBP को फिक्स किसमें करेंगे हम लोग, PGF फॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, इसी चीज के लिए यहां पे बंडल शीथ सेल का फॉर्मेशन हुआ है। देखो ध्यान से सुनो, इसके अंदर डार्क रिएक्शन चलेगी, लेकिन जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है, इसके पहले वाला जो रिएक्शन है, यहां पे एक दूसरी साइकिल चलती है किसके अंदर, C4 प्लांट्स के अंदर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, दिस इज अवर मेसोफिल सेल, दिस इज मेसोफिल सेल। ठीक है, अब देखो इस मेसोफिल सेल के अंदर क्या एंटर करेगा हमारा, CO2। ठीक है, CO2 के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, या तो वो प्लांट के रेस्पिरेशन से आ जाए या फिर वो प्लांट के स्टोमेटा से आ जाए। सही है, दो चीजें हो सकती है ना, या तो वो रेस्पिरेशन से बहुत कम CO2 आता है, इसीलिए प्लांट क्या करता है कि जो आउटर एयर है वहां से भी बहुत सारा CO2 वो इनहेल कर लेता है, जिसकी वजह से अब देखो यहां पे CO2 आ चुका है। पहले क्या हो रहा था C3 के अंदर कि ये CO2 डायरेक्टली RUBP में चला जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहां पे इसका दूसरा प्राइमरी एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनो, इसका दूसरा प्राइमरी एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज PEP। ठीक है, जिसका दूसरा प्राइमरी एक्सेप्टर प्रेजेंट है जिसका नाम है दैट इज प्री-इनॉल पाइरुवेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, दैट इज प्री-इनॉल पाइरुवेट। अब ये होगा क्या, ये जो CO2 है, ठीक है, ये CO2 सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा, H2 से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये CO2 सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा, H2 से रिएक्ट करेगा, और यहां पे कार्बोनियम आयन बनाएगा। कौन सा आयन बनाएगा, कार्बोनियम आयन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज HCO3-। क्या फॉर्मूला होता है इसका, HCO3-। ये थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री जैसा लेसन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हम लोगों ना कंपाउंड पढ़ने पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो सबसे पहले इसका एक्सेप्टर क्या है, दैट इज PEP। ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। सही है, अब अपने पास क्या आया, दैट इज CO2। CO2 को किससे रिएक्ट करवाया हम लोग ने, हाइड्रोजन से, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एक आयन था जिसका नाम है दैट इज HCO3। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। सही है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो अब क्या होगा, ये कार्बोनियम आयन, ठीक है, ये कार्बोनियम आयन इसके साथ अटैच हो जाएगा, इस PEP के साथ अटैच हो जाएगा, और यहां पे एक और दूसरा कंपाउंड बनेगा। देखो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहां पे एक दूसरा कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं OAA। OAA मतलब क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो, एक सेकंड देखने दो, हाँ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब देखो इसके पास 3 कार्बन थे। सही है, इसके पास कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे। हम लोग ने एक और कार्बन डाल दिया, तो अब टोटल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास कितने कार्बन हो गए, टोटल 4 कार्बन कंपाउंड हो गए। सही है, तो इस पूरी साइकिल का जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बना है उसके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज C4 प्रोसेस। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस प्लांट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज C4 प्लांट। क्लियर है, पाथ लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं। C4 क्लियर है, समझ में आ गया। C4 प्लांट क्यों नाम रखा है इसका, देखो
अगर मैं C3 की बात करूं तो C3 में जो सबसे पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा था वो क्या था, PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिटाल्डिहाइड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था। तो सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता था वो 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा था वहां पे, इसीलिए उसको C3 साइकिल बोलते थे, ठीक है, इसलिए उस साइकिल को हम लोग क्या बोलते थे, C3 साइकिल। लेकिन यहां की बात करूं तो यहां पे जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, दैट इज 4। वो कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज C4 साइकिल। समझ में आ गया C4 साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपका PEP है, ठीक है, दैट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, इसमें क्या ऐड हुआ आपका, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन जैसे ऐड हुआ ये किसमें कन्वर्ट हो गया, दैट इज OAA में, यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। क्लियर है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको ऐड कौन कराएगा, जैसे यहां पे RUBP में ऐड कराने के लिए यहां पे दूसरा एंजाइम था ना जिसको हम लोग रुबिस्को बोलते थे, यहां पे एक दूसरा एंजाइम था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, रुबिस्को। वैसे ही यहां पे भी ऐड कराने के लिए एक दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पेप्केज। व्हाट इज दिस एंजाइम, इसका नाम है पेप्केज। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। सो पेप्केज इज द एंजाइम जो क्या करता है, इस कार्बोनियम आयन को रिएक्ट करवा देता है किसके साथ, दिस PEP, ठीक है, दैट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। क्लियर है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ये पहला स्टेबल कंपाउंड है और इसके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसीलिए इसको हम लोग C4 प्लांट साइकिल या फिर C4 प्लांट्स बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा ये, अब मैलिक एसिड, ठीक है, या फिर आप इसी को मैलेट भी बोल सकते हो, मैलिक एसिड को ही मैलेट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप या तो आप मैलिक एसिड बोल लो या तो आप मैलेट बोल लो, सही बात है। इतना ये सब साइकिल समझ में आया, कोई दिक्कत की, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ठीक है, यहां तक आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा एकदम इजीली। सो यहां पे क्या हुआ, ये OAA किसमें कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड या फिर मैलेट में। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो बंडल शीट सेल है, दिस इज द बंडल शीट सेल, ठीक है, ये जो बंडल शीट सेल है इसकी जो कवरिंग है ये इतनी मोटी है, इतनी मोटी है कि इसके अंदर कोई भी गैसेस एंटर नहीं कर सकती। तो ना तो इसके अंदर CO2 एंटर कर पा रही है और ना ही इसके अंदर O2 एंटर कर पा रहा है, सही है, ना तो इसके अंदर CO2 एंटर कर पा रहा है, ना ही इसके अंदर O2 एंटर कर पा रही है, सही बात है। तो अब इसके अंदर बैठा हुआ जो रुबिस्को है, ठीक है, इसके अंदर जो बैठा हुआ रुबिस्को है वो बोल रहा है कि भैया मैं किसको फिक्स करवाऊं, किसको ऐड करवाऊं, मेरे पास तो ना CO2 है ना O2 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अंदर डायरेक्टली CO2 तो आ नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, एक खुफिया रास्ते से इस CO2 को अंदर लेकर आएंगे। कौन सा खुफिया रास्ता, मैंने बना तो दिया खुफिया रास्ता, क्या है, दैट इज मैलिक एसिड। इसके अंदर कोई गैस तो नहीं घुस सकती, मैंने क्या बोला था, इस सेल के अंदर कोई गैस एंटर नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग ने गैस को एंटर थोड़ी करवाया, हम लोग ने किसको एंटर करवा दिया, इस मैलिक एसिड को, ठीक है। ये जो मैलेट है अब ये किसमें एंटर हो जाएगा, दैट इज आपके बंडल शीट सेल में, ठीक है, बंडल शीट सेल में। अब ये बंडल शीट सेल में क्या एंटर हो गया, आपका मैलेट। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आया। अब देखो ये मैलेट कितना है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, सही है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। जैसे ही ये बंडल शीट सेल में आता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पाइरुवेट में, एंड पाइरुवेट इज द 3 कार्बन कंपाउंड। हेंस ये क्या कर रहा है, ये देखो यहां 4 कार्बन से 3 कार्बन बना, मतलब यहां से ये एक कार्बन मॉलिक्यूल यानी एक CO2 को रिलीज कर दिया। समझ में आई बात, एक CO2 इसने क्या किया, रिलीज कर दिया इस मैलेट ने ड्यूरिंग द कन्वर्जन एंड टू फॉर्म द पाइरुवेट। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब आपका मैलेट, ठीक है, आपका जब मैलेट या फिर हम लोग मैलिक एसिड बोल लो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, मैलिक एसिड जब पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, मैलिक एसिड जब पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो वो क्या करता है, एक CO2 को रिलीज कर देता है। ठीक है, एक CO2 को रिलीज कर देता है। अब ये CO2 कहां रिलीज हुआ है, इस बंडल शीट सेल में, तो इसको क्या करेगा, इस CO2 को पकड़ेगा RUBP में और यहां से क्या कर देगा, C3 साइकिल चला देगा। सही है, और C3 साइकिल का प्रोडक्ट हम लोग क्या मिल जाता है, दैट इज ग्लूकोज। सही है, समझ में आ गया। तो अब बताओ इस पेप्केज से, ठीक है, इस पेप्केज से सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा, आपका कार्बोनियम आयन। और कार्बोनियम आयन किससे बना हुआ है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, पेप्केज कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, पेप्केज कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए जिस प्लांट के अंदर C4 साइकिल होती है ना, ठीक है, जिस प्लांट के अंदर C4 साइकिल चल रही होगी उनके अंदर कभी भी फोटो रेस्पिरेशन होने का चांस ही नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन चांस कैसे होगा यार, अगर यहां पे बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन ये ऑक्सीजन इस पेप्केज से रिएक्ट नहीं करेगा। सही है, ये ऑक्सीजन इस पेप्केज से रिएक्ट नहीं करेगा, तो मतलब PEP OAA में कन्वर्ट नहीं होने वाला। ठीक है, PEP OAA में कन्वर्ट नहीं होने वाला। तो जब ये
कन्वर्ट ही नहीं होगा तो ना मैलिक एसिड फॉर्म होगा और ना मैलिक एसिड इस बंडल शीट सेल के अंदर जाएगा। सही बात है। और अगर बंडल शीट सेल के अंदर जाएगा ही नहीं तो यहां पे फोटो रेस्पिरेशन चलेगी ही नहीं। समझ में आई बात? यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आया? समझा? अब देखो, अब आप लोग कुछ लोग का डाउट क्या होता है कि सर जब इसके अंदर, चलो इसके अंदर तो अपना ये फॉर्म हो गया, लेकिन इस प्रोसेस के टाइम पे O2 भी तो रिलीज होता है। आप लोग पूछते रहोगे सर O2 भी तो रिलीज होता है, अब ये O2 कैसे निकलेगी यहां से? O2 भी तो प्लांट क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन कर रहा है ना बच्चों। O2 कहां पे फॉर्म हो रही थी? O2 फॉर्म हो रहा था आपके लाइट रिएक्शन के टाइम पे। याद है लाइट रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे? याद करो, लाइट रिएक्शन के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग वाटर को तोड़ रहे थे, फोटोलाइसिस कर रहे थे। सही है, ये आपका वाटर था, इसको हम लोग तोड़ रहे थे तो यहाँ पे 2H बन रहा था। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे थे और एक O का मॉलिक्यूल बन रहा था। तो आपके लाइट रिएक्शन से O2 बन रहा है। ठीक है, आपका जो ऑक्सीजन है वो कहां बन रहा है? लाइट रिएक्शन में। और लाइट रिएक्शन हमेशा कहां चलेगी? आपके मेसोफिल सेल के अंदर ही चलेगी, कभी भी बंडल शीट सेल के अंदर वो नहीं चलेगी। बंडल शीट के अंदर क्या चलेगी? सिर्फ और सिर्फ डार्क रिएक्शन। क्लियर है? सो इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज C4 प्लांट। ठीक है, ऐसे प्लांट्स, ऐसी साइकिल जिसके अंदर चलती है उस प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? C4 प्लांट। और जनरली जो C4 प्लांट होते हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा धूप है ना, वहां पे ऐसी कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। सही है, क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा वाटर लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादा वाटर लॉस नहीं कर पाएंगे, और वाटर लॉस तो कर देंगे लेकिन इसके अंदर CO2, ठीक है, CO2 यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलेगी। समझ में आई बात? बिकॉज ऑफ दिस बंडल शीट सेल। क्लियर है? समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को C4 प्लांट क्या होता है, C4 साइकिल क्या होती है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक और चीज है। अच्छा, ये मैंने फुल फॉर्म देख लो। PEP का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। OA का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर है? समझ में आ गया? ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दैट इज क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज दिस? ये क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं CAM। ठीक है, क्रैसुलेशियस एसिड मेटाबॉलिज्म, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट इज CAM, कैम प्लांट। ठीक है, इसको हम लोग कैम प्लांट भी बोल सकते हैं। देखो, अब कैम प्लांट का ना अलग ही रोना है। देखो, कैम प्लांट क्या बोलते हैं? हमारे अंदर हमको एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग को क्या बोल सकते हैं? हमारे अंदर फोटो रेस्पिरेशन होगा तो भी चलेगा। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हमारा पानी लॉस नहीं होना चाहिए। देखो, ये ऐसी जगह पे रहते हैं, ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे इनको ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलता। ठीक है, ज्यादा अमाउंट ऑफ इनको वाटर नहीं मिलता। तो अगर देखो फॉर एग्जाम्पल, अच्छे समझते हैं हम लोग, दिस इज द लीफ। ठीक है, ये एक लीफ है, दिस इज द वन लीफ। ठीक है, अब देखो इस लीफ के अंदर क्या है? मेसोफिल सेल है। ये आपका नॉर्मल सा मेसोफिल सेल होगा। ठीक है, इस मेसोफिल सेल के अंदर आपका C3 प्लांट चलो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बंडल शीट सेल भी चला दूं, ठीक है, बना दूं, तो यहाँ पे C4 प्लांट भी, C4 साइकिल भी चल सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होता है? एक स्टोमेटा होता है। हर प्लांट में क्या होता है? एक स्टोमेटा होता है। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि फोटो रिडक्शन में क्या हो रहा था? याद करो, फोटो रिडक्शन याद करो, सब समझ में आएगा। फोटो रिडक्शन याद करो। आप लोग ने मेरे अगर लास्ट वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो लेक्चर नंबर 3 देख लेना, आप लोगों को फोटो रिडक्शन अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, C3 प्लांट क्या होता है वो अच्छे समझ में आ जाएगा, तो वो देख लेना, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 भी देख लेना अच्छे से। ठीक है, और देखा है तो आप लोगों को सब समझ में आ ही रहा होगा। तो मैंने क्या बोला था कि फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? देखो, जब बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है, ये हमारे सूरज ज्यादा बहुत ज्यादा चमकते तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, लाइट बढ़ जाता है, जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन होने लगता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन होने लगता है मतलब यहां से वाटर हमारा लूज होने लगता है प्लांट्स का। तो प्लांट क्या करता है? इस स्टोमेटा को बंद कर देता है। ठीक है, स्टोमेटा को बंद कर देता है, जिसके वजह से हमारा ज्यादा वाटर इसके अंदर से लॉस नहीं होता। सही है, ज्यादा वाटर इसके अंदर से लॉस नहीं होता, जिसके वजह से, ठीक है, जिसके वजह से यहां से कोई CO2 एंटर नहीं कर पाता और अंदर से O2 बाहर नहीं जा पाता। ये नॉर्मल सी प्रोसेस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा रखी है। सही है, तो अब क्या होता था फोटो रेस्पिरेशन में कि इनके अंदर उस टाइम पे क्या था कि भैया एनर्जी का लफड़ा था। एनर्जी कैसे बने? ग्लूकोज कैसे बने? एनर्जी मतलब क्या? ग्लूकोज ना। अब ग्लूकोज कैसे बने? क्योंकि अगर O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो क्या चलने लगेगा? क्या चलने लगेगा? फोटो रेस्पिरेशन चलने लगेगा। और यदि ये बंडल शीट सेल वाला सेल है, मतलब C4 प्लांट है, ठीक है, ये कौन सा प्लांट है? C4 प्लांट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? एनर्जी तो फॉर्म होगा, लेकिन इनके अंदर क्या हो सकता है भैया? वाटर ज्यादा लॉस ना हो। ठीक है, वाटर ज्यादा लॉस ना हो। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इन प्लांट्स में अगर C4 प्लांट्स की बात करूं तो C4 प्लांट्स एनर्जी तो इजीली बना लेंगे। ठीक है, एनर्जी तो इजीली बना लेंगे, एनर्जी वाला काम सॉल्व हो गया, लेकिन वाटर लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्टोमेटा। तो कुछ प्लांट्स का क्या होता है, कुछ प्लांट्स का क्या रोना होता है कि भाई तुम फोटो रेस्पिरेशन करा लो चलेगा, ठीक है, कुछ भी करा लो चलेगा,
लेकिन ठीक है, लेकिन भैया वाटर लॉस मत करो, ठीक है, वाटर लॉस हमारे बॉडी से मत करो। तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं पता है, ऐसे प्लांट्स का जो स्टोमेटा होता है ना, वो पूरे दिन दिन तक क्या रहता है, बंद रहता है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग का उनका जो स्टोमेटा होगा वो बंद रहेगा। तो अब स्टार्टिंग टू मॉर्निंग से अगर स्टोमेटा बंद कर दिया तो जो लाइट है, ठीक है, जो लाइट है वो तो सिर्फ दिन में ही रहेगी, तो आपको फोटोसिंथेसिस भी दिन में ही करना पड़ेगा ना, लेकिन आपका दिन में क्या है, स्टोमेटा बंद है। तो अब ये कैसे रेस्पिरेशन करे भैया, ये क्या कर सकते हैं? तो देखो इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है, इन ऐसे प्लांट्स को हम लोग कैंप प्लांट्स बोलते हैं, इतना सुन लो। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, पहली बात तो इनके अंदर कोई बंडल शीट सेल नहीं होता, ठीक है। ये प्लांट्स क्या करेंगे, देखो सिंपल सा काम करेंगे, ये क्या करेंगे, इनके अंदर नॉर्मली रात के टाइम पे, ठीक है, एट नाइट, यहां पे लिख दो एट नाइट में क्या करेंगे भैया, ये अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे, ठीक है, अपना स्टोमेटा क्या करेंगे, ये ओपन करेंगे। जैसे ही इन्होंने अपना स्टोमेटा ओपन कर दिया, ठीक है, अपना स्टोमेटा ओपन कर दिया, यहां से CO2 अंदर आने लगा, यहां से O2 बाहर जाने लगा। लेकिन रात में अपना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रात में अगर आप लाइट रिएक्शन करोगे तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, ATP और NADPH, ठीक है, लेकिन वो स्टोर नहीं कर सकते ना हम लोग। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, ये प्लांट्स क्या करते हैं, सिंपल है, अभी मैंने आप लोगों को जो C4 में पढ़ा वही चीज करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, CO2 लेंगे रात में, ठीक है, CO2 लेंगे और उसको PEP से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेपकेस, ठीक है, कौन सा एंजाइम है, पेपकेस, अभी बताया मैंने। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OAA में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OAA में। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। फिर OAA में ये है आपका 4 कार्बन कंपाउंड, फिर OAA से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैलिक एसिड में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये मैलिक एसिड में। अब देखो ये क्या करेंगे, इस मैलिक एसिड को स्टोर करके रखेंगे, ये प्लांट्स क्या करेंगे, इस मैलिक एसिड को स्टोर करके रखेंगे। स्टोर कर दिया भैया, ठीक है, रात भर इनका ये काम चलेगा। रात भर ये क्या करेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और उससे क्या बना देंगे, ये लोग मैलिक एसिड बना देंगे, मैलिक एसिड बना देंगे, मैलिक एसिड बना देंगे। क्लियर है, ये आप लोगों को रात का काम समझ में आ गया। दिन में क्या करेंगे, एट डे, ठीक है, दिन में क्या करेंगे। अब जैसे ही दिन हुआ, इनको भैया अपना स्टोमेटा को बंद करना पड़ा। क्यों भैया, क्योंकि ये वाटर लॉस नहीं सह सकते, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपना स्टोमेटा बंद कर दिया। लेकिन अब ये क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, अब ये क्या करेंगे, ये जो मैलिक एसिड बना हुआ था रात के टाइम पे, ठीक है, इससे क्या निकालेंगे, ये लोग CO2 निकालेंगे और ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज PEP में। ऑल्दो यहां पे एक पायरुविक एसिड वाला स्टेप होता है, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से क्या बनता है, PEP, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में भी एक ATP खर्च होता है, तो ये भी ध्यान रखना, एक ATP खर्च होता है, ठीक है, ATP से ADP बनता है। मतलब इस प्रोसेस में, वापस रीजनरेशन की प्रोसेस में एक ATP क्या होता है आपके, उसके अंदर खर्च होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब दिन में क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, दिन में ये लोग क्या करेंगे, इस मैलिक एसिड से यहां से लोग क्या रिलीज करवाएंगे, एक O2 रिलीज करवाएंगे, ठीक है, और इस टाइम पे ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी C3 साइकिल चलाएंगे, ठीक है। अब ये C3 साइकिल चलाएंगे, मतलब अब दिन में इनका क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। हालांकि इनका ग्लूकोज इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं बनता, क्योंकि मैलिक एसिड को कितना ज्यादा स्टोर कर लोगे यार तुम लोग, पूरे दिन के लिए तो स्टोर नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा ही स्टोर करते हैं। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि भैया हमारा डिहाइड्रेशन होने से तो अच्छा ही है ना, अगर मैं इसको खोल दूंगा तो पूरा मेरा वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर मेरा पूरा वाटर निकल गया तो मैं क्या कर दूंगा, मैं जो प्लांट हूं वो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन से ही मर जाएगा। सही है, तो डिहाइड्रेशन से मरने से अच्छा हम लोग थोड़ी एनर्जी में ही क्या कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। क्लियर है, दिस इज द कैंप प्लांट, ये होते हैं कैंप प्लांट। तो समझ में आ गया, एट नाइट में लोग का फंक्शन समझ में आएगा। रात में क्या करते हैं ये लोग, रात में ये लोग मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और जब दिन होता है तो इस मैलिक एसिड से ये लोग CO2 निकलवाते हैं, और इस CO2 से ये लोग क्या चलवाते हैं, फिर C3 साइकिल चला के वापस अपना क्या फॉर्म कर लेते हैं, ग्लूकोज फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कैंप प्लांट क्या होते हैं, कैसा इनका फंक्शन होता है, क्या इनकी मजबूरी है, इनका वाटर लॉस नहीं होना चाहिए ना, यही इनकी मजबूरी है, ठीक है। समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को C4 प्लांट समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ ये मैंने आप लोगों को बताया ना, ये लोग पायरुविक एसिड बनाएंगे, पायरुवेट बनाएंगे, फिर ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, PEP में, और यहाँ पे कन्वर्जन में एक ATP लगता है, क्योंकि भैया रीजनरेशन में पैसा लगता है। क्लियर है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। आ जाओ, नेक्स्ट है आपके हमारा लास्ट चैप्टर, यानी लास्ट टॉपिक हम लोग बोल सकते हैं इस लेसन का, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट कर रहे हैं। अब दो टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल की बात करूं तो जैसे टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब क्लोरोफिल ना टेम्परेचर ज्यादा की वजह से टूटने लगता है,
ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई ना तो उसके वजह से क्लोरोफिल टूटने लगता है, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर बाहर अगर CO2 का लेवल बहुत कम हो गया, तो अगर CO2 का लेवल इतना कम हो गया तो जो फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। और अगर CO2 का लेवल बढ़ गया तो फोटो रेस्पिरेशन भी क्या, फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग वाटर भी ले सकते हैं, अगर आसपास अच्छा खासा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, आसपास अच्छा खासा क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन अच्छा होगा। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। और अगर वाटर अगर कम होगा, ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा आसपास के एरिया में, तो फोटो रेस्पिरेशन इतना अच्छा नहीं होगा। क्लियर है, वापस फोटो रेस्पिरेशन बोल दिया यार, क्या हो गया मेरे को, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं इंटरनल की, तो इंटरनल मतलब प्लांट्स के इंटरनल फैक्टर। ठीक है, प्लांट्स में जो इंटरनल चीजें हैं वो मैटर करती है आपके फोटोसिंथेसिस पे, वो इफेक्ट करती है आपके फोटोसिंथेसिस में। सही बात है, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके क्लोरोफिल, अगर एक प्लांट के अंदर ज्यादा क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, एक लीव्स के अंदर ज्यादा क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। सही बात है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। वही अगर प्लांट्स जो लीव्स होते हैं ना, उनका वेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर प्लांट के लीफ ऐसे प्रेजेंट है तो इसके ऊपर ज्यादा सनलाइट नहीं पड़ेगी, मतलब ज्यादा सरफेस एरिया लोग कवर नहीं करेंगे। वहीं अगर एक प्लांट का लीफ ऐसा प्रेजेंट है तो ज्यादा सरफेस एरिया प्रेजेंट है ना, मतलब ज्यादा धूप गिरेगी, मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल होंगे, कुछ फैक्टर्स इंटरनल होंगे, जो कि अफेक्ट डालेंगे फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ऊपर। सही है, तो कुछ आ जाओ देख लेते हैं कौन कौन से। अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर की बात करूं तो सबसे पहला क्या, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सही बात है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो जिसके वजह से फोटो रेस्पिरेशन हो जाती थी, मैंने आप लोगों को बताया था। सही है, फोटो रेस्पिरेशन हो जाती थी अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया। सही है, कुछ ज्यादा और ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ठीक है, नॉर्मल से भी ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो जो क्लोरोफिल्स होते हैं ना प्लांट्स के अंदर, वो ब्रेक होने लगते हैं। सही बात है, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। फिर मैं बात करूं लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी, देखो लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर दोनों अलग फैक्टर है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी तो सेम ही चीज है, क्योंकि वो सेम ही सोर्स से आ रही है। सन दोनों का सोर्स सेम है ना, सन हमारा। सही है, लेकिन लाइट इंटेंसिटी बहुत अलग चीज है। अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी मतलब क्या, ज्यादा लाइट को प्लांट कैप्चर कर पाएगा। अगर ज्यादा लाइट को वो कैप्चर करेगा तो क्या होगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन बहुत ज्यादा भी जरूरी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो गई तो जिसकी वजह से क्लोरोफिल टूटने लग सकते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कम होगा। क्लियर है। यहाँ पे देखो एक नॉर्मल सा डायग्राम ये बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, जिसमें फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटोसिंथेसिस में क्या इफेक्ट होगा, तो जनरली ऐसे ही बढ़ेगा। लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, मतलब आपकी लाइट इंटेंसिटी कितनी बढ़ती रहे लेकिन आपका फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा नहीं। इसको मेरे को उल्टा लिखना चाहिए था, इसको ना मुझे यहां लिखना चाहिए था, तो यहां लिखना चाहिए था। चलो ठीक है, तो आपका फोटोसिंथेसिस भले आपको फोटोसिंथेसिस कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बढ़े, आपकी लाइट इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ते रहे। और एक टाइम पे अगर आपकी लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो गई तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, इसके क्लोरोफिल टूट जाएंगे और फोटोसिंथेसिस कम भी होने लगेगा। लेकिन ये वाला ग्राफ नहीं दिया आपकी बुक में, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को इतना ही पढ़ना है। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, तो आपका लाइट इंटेंसिटी हो गया। फिर वाटर का भी एक केस हो सकता है, मतलब अगर प्लांट्स के पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो अच्छी खासी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास वाटर का अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। वैसे आपका CO2, अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, आसपास CO2 ज्यादा है, आपको पता है कि अभी जितनी CO2 हमारे एयर में प्रेजेंट होती है, यानी अराउंड 0.3 या 0.4 है ना CO2 कॉन्सेंट्रेशन पूरे एयर में, ये प्लांट्स के लिए कम है। ठीक है, हम प्लांट्स क्या बोलते हैं कि भैया हमें और CO2 दे दो। अगर आप हमें और CO2 दे दोगे ना तो हम और अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। प्लांट्स को कितनी चाहिए पता है, 0.5 चाहिए। और यही तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी तो बढ़ाते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी तो बढ़ रही है। सही है, तो प्लांट्स को इतनी चाहिए, लेकिन हम लोग अभी कितनी है टाइम पे, अभी 0.2 से लेके 0.3 कॉन्सेंट्रेशन है CO2 की हमारे एयर में। ठीक है, ना ही बढ़े। प्लांट्स तो चाहते बढ़ जाए, लेकिन अगर ये ज्यादा हो गई एक टाइम पे तो हमारे नेचर के लिए भी बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर है, दीज आर द टोटल एक्सटर्नल फैक्टर। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इज द इंटरनल फैक्टर। कौन कौन से इंटरनल फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंजेस करने के लिए आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो सबसे पहला दैट इज क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की क्वांटिटी, अगर किसी लीव्स के अंदर कम ये प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, कम होगा। वहीं एक और फैक्टर ऐड कर देता हूं मैं, दैट इज नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, नंबर ऑफ लीफ। अगर
ज्यादा नंबर ऑफ लीफ एक प्लांट में, ठीक है, ज्यादा सरफेस एरिया है लीफ का, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। अगर कम नंबर ऑफ लीफ है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम होगा। सही बात है, नॉर्मल सी बात है। और वेनेशन ऑफ लीफ, वेनेशन ऑफ लीफ मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लीफ का स्ट्रक्चर, अगर लीफ ऐसे प्रेजेंट होगी, ठीक है, लीफ अगर ऐसे खड़े करके प्रेजेंट होगी तो ज्यादा इसके ऊपर लाइट पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा लाइट नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इतना ज्यादा नहीं होगा। वैसी लाइट अगर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होगी तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा लाइट को लीफ के ऊपर गिरने के लिए, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? तो ये तीन फैक्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस आर द इंटरनल फैक्टर, जो कि किसके में प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। सही है, समझ में आ गया? सो दीज आर द टोटल फैक्टर्स दैट आर अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। सही है, देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर एंड देयर आर सम इंटरनल फैक्टर ऑल्सो। क्लियर, समझ में आ गया? इसके बाद आप लोगों को एक छोटी सी चीज और पढ़ानी है, दैट इज बैकमैन का लॉ फॉर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, बैकमैन का लॉ क्या है लिमिटिंग फैक्टर के लिए? देखो एकदम एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्लांट, ये एक प्लांट है, ठीक है, और इसके यहाँ पे मस्त रूट है, यहाँ पे इसकी दीज आर द रूट, ये आपका सी लेवल है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल कि इसके ऊपर बहुत अच्छी क्या धूप पड़ रही है, धूप पड़ रही है, ठीक है, इसको मस्त क्या मिल रही है, धूप मिल रही है, मतलब धूप की क्वांटिटी अच्छी है तो ये फोटोसिंथेसिस अच्छा कर सकता है। सही है। फिर इसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, अच्छी है। सही है, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अच्छी है। साथ ही साथ और कौन कौन सी चीजें हो सकती है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। लाइट की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी है, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर मस्त है, CO2 मस्त है, लाइट की इंटेंसिटी मस्त है, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन है जहां पे टेम्परेचर बढ़िया है, CO2 बढ़िया है, CO2 आसपास नेचर में बहुत अच्छा है, और लाइट की इंटेंसिटी भी क्या है, एकदम बढ़िया है, सब एकदम मस्त है। लेकिन इस प्लांट के पास जो वाटर प्रेजेंट है ना, ठीक है, जो वाटर प्रेजेंट है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, देयर आर लेस वाटर, ठीक है, देयर आर लेस वाटर। मतलब सब चीज बढ़िया है लेकिन सिर्फ एक क्या कम है, वाटर कम है। सही है, एक क्या कम है, वाटर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर मतलब क्या, कि भैया इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो आपका जो फोटोसिंथेसिस है ना, आपका जो फोटोसिंथेसिस है यहां पे वो H2O पे डिपेंड करेगा बच्चों, ठीक है। यहां पे किस पे डिपेंड करेगा, वो H2O पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? देखो बैकमैन का लिमिटिंग लॉ क्या बोलता है, लिमिटिंग फैक्टर क्या बोलता है, कि जहां पे भी, ठीक है, जिस भी कंडीशन में जो भी फैक्टर सबसे कम प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, सबसे कम प्रेजेंट होगा, वहां पे आपका जो फोटोसिंथेसिस है ना, वो उसी फैक्टर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये कहता है बैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर। समझ में आया क्या बोला? तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, यहां पे फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राफ, और यहां पे मैं बनाता हूं दैट इज फोटोसिंथेसिस कितनी स्पीड से हो रहा है, ठीक है, और यहां पे मैं बना रहा हूं H2O की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यहां पे मैंने क्या बोला है, H2O की कॉन्सेंट्रेशन। तो अब जैसे जैसे H2O की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे H2O की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपका फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? और एक टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। सही है, एक टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इन्होंने क्या बोला, बैकमैन ने क्या बोला कि हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होता है कि आपका जो एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, जहां पे अगर जैसा मैंने ये कंडीशन बताया ना, तो इस कंडीशन में कौन सा लिमिटिंग फैक्टर आपका H2O, तो यहां पे आपकी जितनी भी अपना जो फोटोसिंथेसिस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज H2O के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आपका जो पूरा का पूरा रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, मतलब पूरे रिएक्शन का जो रेट होता है, जो स्पीड होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, RDS पे, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा क्या होता है, स्लो। सही बात है। तो वैसा ही कुछ यहां पे भी है कि जो सबसे कम चीजें होंगी उसी पे आपका फोटोसिंथेसिस क्या होगा, डिपेंड होगा। यही क्या कहता है, दैट इज ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। पढ़ो एक बार क्या लिखा है, व्हेन अ प्रोसेस इज कंडीशनल एज टू इट्स रैपिडिटी बाय द नंबर टू बी सेपरेटिंग फैक्टर। क्या बोल रहे हैं कि अगर अलग अलग फैक्टर, ठीक है, अलग अलग फैक्टर एकदम मस्त प्रेजेंट है, द रेट ऑफ द प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट फैक्टर। ठीक है, जो रेट है पूरे के पूरे फैक्टर का, वो किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा स्लोएस्ट फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सही बात है। फोटोसिंथेसिस का रेट किस पे डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट फैक्टर में। जैसा मैंने आप लोगों को यहां बताया, यहां पे किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज H2O पे। अगर H2O की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, अगर H2O की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? सो दिस इज द
बैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर है? सो यहां पे आपका जो लेसन है वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। समझ में आ गया? ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा लेसन एकदम क्लियर हो चुका होगा। C3 प्लांट्स क्या होता है, C4 प्लांट्स क्या होता है, पहले बहुत डर लगता था ना आप लोग को, लेकिन अभी आई होप आप लोगों को सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आया तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे जरूर से थैंक यू बोल के जाना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बोलोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है? तो समझ में आ गया, एकदम हर एक चीज समझ में आ गया। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।